हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एडवोकेट ज्ञानेंद्र चतुर्वेदी और मैं आप सब लोगों का जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सब लोगों के समक्ष भारतीय न्याय संहिता 2023 पर हिंदी माध्यम में पूर्णतया निःशुल्क बैच लेकर पुनः उपस्थित हुआ हूं। ये बैच हिंदी माध्यम के छात्रों की अत्यधिक मांग को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है। इस बैच में मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों को आप सब लोगों को सीधी सरल भाषा में पढ़ाया और समझाया जाए और साथ ही साथ जहां आवश्यक है वहां विधि शब्दावली का भी उचित प्रयोग किया जाए। ये बैच उन सभी परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा जो या तो न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी करते हैं या फिर अभियोजन सेवा परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जिन परीक्षाओं के अंतर्गत एपीपी, एपीओ, एडीपीओ जैसी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, या फिर ऐसी किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें बीएनएस से संबंधित, भारतीय न्याय संहिता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बैच पूर्णतया निःशुल्क बैच है और इस बैच में आप सब लोगों को वीडियो लेक्चर्स तो अवेलेबल कराए ही जाएंगे, उसके साथ ही साथ नोट्स भी बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल होंगे आप सब लोगों के लिए, बिल्कुल निःशुल्क आप सब लोगों को प्रदान किए जाएंगे ये नोट्स जो हैं। और ये नोट्स पूर्णतः हिंदी में हैं और ये जो नोट्स हैं इनमें महत्वपूर्ण प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय जो हैं भारतीय न्याय संहिता से संबंधित, उन निर्णयों को भी इस बैच के नोट्स में शामिल किया गया है और साथ ही साथ एमसीक्यूज को भी इस बैच के नोट्स में शामिल किया गया है। तो आइए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत दिए गए साधारण अपवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में पढ़ेंगे। साधारण अपवाद से संबंधित प्रावधान भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अध्याय 3 में दिए गए हैं और अध्याय 3 धारा 14 से लेकर 44 तक के प्रावधानों से गठित होता है। तो आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं और जो पहला प्रावधान है जिससे आज की क्लास की हम शुरुआत कर रहे हैं वो है भारतीय न्याय संहिता की धारा 14। धारा 14 जो है भारतीय न्याय संहिता का, वो करेस्पॉन्ड करता है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड की धारा 76 से। अगर इसको हिंदी में कहना हो तो हम ऐसे कह सकते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 14 का तत्संबंधी प्रावधान जो है वो है इंडियन पिनल कोड की धारा 76। तो आइए धारा 14 के प्रावधानों को हम डिस्कस करते हैं। तो धारा 14 यह उपबंधित करता है, यह प्रावधानित करता है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है या तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण सद्भाव पूर्वक विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। तो ये जाहिर सी बात है, थोड़ा क्लिष्ट लग रहा होगा, थोड़ा कठिन लग रहा होगा। भाषाई क्लिष्टता को, भाषाई कठिनाई को मैं समझता हूं। तो आइए इस प्रावधानों, ये जो प्रावधान है इसको मैं सरलीकृत करके, सिंप्लीफाई करके आप सब लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। तो पहली बात तो ये है कि धारा 14 जिसका तत्संबंधी, बीएनएस की धारा 14 जिसका तत्संबंधी प्रावधान है आईपीसी की धारा 76, वो संबंधित है तथ्यों की भूल से। तथ्यों की भूल यानी कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट।
तो आइए धारा 14 क्या कहती है उसको हम, उसके जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है, आवश्यक जो घटक है, उनमें तोड़ के हम देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। विधि द्वारा आबद्ध है का मतलब बाउंड बाय लॉ। तो अगर कोई व्यक्ति किसी बात को करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है, बाउंड बाय लॉ है, तो वो बात जो है अपराध नहीं। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट घटक है, आवश्यक घटक है, दूसरा आवश्यक घटक, आइए उसको भी हम देखते हैं। कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो तथ्य की भूल के कारण, बिकॉज ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ना कि विधि की भूल के कारण, नॉट बाय मिस्टेक ऑफ लॉ। सद्भाव पूर्वक, इन गुड फेथ, यह विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। यह विश्वास करता है कि ऐसा कृत्य करने के लिए, ऐसा कार्य करने के लिए वह विधि द्वारा आबद्ध है, अर्थात ही इज बाउंड बाय लॉ टू डू दैट। तो जो इसके आवश्यक घटक हैं उनसे यह बिल्कुल साफ हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि ये जो प्रावधान है धारा 14, वो किसी व्यक्ति को दो परिस्थितियों में आपराधिक दायित्व से मुक्त करती है, क्रिमिनल लायबिलिटी से एक्सोनरेट करती है। पहली क्या परिस्थिति है? पहली परिस्थिति है विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। इसका मतलब यदि कोई व्यक्ति विधिक बाध्यता के कारण, मतलब वो लीगली बाउंड है ऐसा करने के लिए, और उस वजह से कोई कार्य वो करता है, तो वो कार्य अपराध नहीं है। दूसरी जो परिस्थिति है वो ये है कि तथ्य की भूल के अधीन किया गया कार्य, यानी यदि कोई व्यक्ति तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण, सद्भाव पूर्वक, गुड फेथ में यह मानता है कि वह विधि द्वारा कोई कार्य करने के लिए बाध्य है, तो उसे आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। ही विल नॉट बी हेल्ड लायबल क्रिमिनली। तो आइए ये जो पूरा प्रावधान है उसको हम एक उदाहरण के माध्यम से भी समझते हैं तो चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। उदाहरण स्वरूप, अगर किसी एक पुलिस अधिकारी को राम को गिरफ्तार करने का वारंट मिलता है, लेकिन वह नाम या रंग रूप में समानता के कारण श्याम को गलती से गिरफ्तार कर लेता है और उसको सचमुच लगता है कि वह अपना कर्तव्य निभा रहा है, तो उसका कोई आपराधिक दायित्व सृजित नहीं होता है, वह अपराध के लिए लायबल नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि इस उदाहरण के माध्यम से आपको बीएनएस की धारा 14 के जो भी प्रावधान हैं वो सारे प्रावधान आप सब लोगों को स्पष्ट हुए होंगे, क्लियर हुए होंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी से संबंधित, तथ्यों की भूल से संबंधित जो दूसरी धारा है भारतीय न्याय संहिता में, वो है धारा 17, और भारतीय न्याय संहिता की धारा 17 का तत्संबंधी प्रावधान है, करस्पॉन्डिंग प्रोविजन है, वो है आईपीसी, इंडियन पीनल कोड की धारा 79। तो आइए देखते हैं कि ये धारा क्या उपबंधित करती है, क्या प्रावधानित करती है। कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है। न्यायानुमत मतलब, तो अगर हम इंग्लिश में कहें, जस्टिफाइड बाय लॉ। देखिए जो कीवर्ड्स हैं हिंदी में थोड़े से कठिन समझ में आते हैं, इंग्लिश में ज़्यादा प्रचलित हैं, तो मैं यह पूरी कोशिश करता हूँ, इस बात पे बहुत एम्फेसाइज करता हूँ कि मैं अपनी क्लास के दौरान अगर कोई कठिन कीवर्ड है तो उसका ज़रूर ही, आवश्यक रूप से मैं उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है आप सब लोगों को बताऊं, ये मैं ज़रूर सुनिश्चित करता हूँ।
तो आइए इस प्रावधान के महत्वपूर्ण घटकों को देखते हैं, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को हम डिस्कस करते हैं। तो कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है, यानी कि जस्टिफाइड बाय लॉ है। या फिर कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए तथ्य की भूल के कारण, बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, न कि विधि के भूल के कारण, नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, सद्भाव पूर्वक विश्वास करता है, बिलीव्स इन गुड फेथ, कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है, ही इज जस्टिफाइड बाय लॉ। तो धारा 14 की तरह धारा 17 भी दो परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की आपराधिक दायित्व से रक्षा करती है। वो परिस्थितियां क्या हैं, आइए देखते हैं। पहली परिस्थिति है ऐसी परिस्थिति जिसके अंतर्गत वास्तव में कोई व्यक्ति विधि द्वारा न्यायानुमत है, मतलब एक्चुअली जस्टिफाइड बाय, या फिर सद्भाव पूर्वक वह मान रहा है तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि के भूल के कारण, बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, कि वह विधिक रूप से न्यायानुमत है उसका कार्य। He believes that he is justified by law because of mistake of law, mistake of fact, not by reason of mistake of law. By reason of mistake of fact, not by reason of mistake of law, he believes himself to be justified by law to do that particular act. तो उस परिस्थिति में वो जो है आपराधिक दायित्व से मुक्त हो जाएगा इस धारा के प्रावधानों के कारण, धारा 17 के प्रावधानों के कारण। आइए धारा 17 के प्रावधानों को हम उदाहरण के माध्यम से भी समझते हैं। एक सुरक्षा गार्ड सामान ले जा रहे एक व्यक्ति को चोर समझकर अभिरक्षा में ले लेता है। अभिरक्षा मतलब कस्टडी में ले लेता है। ही टेक्स हिम इनटू कस्टडी। बाद में यह पता चलता है कि वह व्यक्ति गोदाम का कर्मचारी था। He was an employee of the godown। क्योंकि गार्ड ने तथ्य की भूल के कारण और सद्भावना पूर्वक ऐसा किया था, इसलिए वह अपने इस कृत्य के लिए किसी भी अपराध का दोषी नहीं है। तो मैं आशा करता हूं इस उदाहरण के माध्यम से धारा 17 के प्रावधान आप सभी लोगों को और ज्यादा स्पष्ट हुए होंगे और ज्यादा क्लियर हुए होंगे। आइए धारा 14 और धारा 17 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो दोनों प्रोविजंस हैं, ये जो दोनों प्रावधान हैं, वो बेस्ड हैं, वो आधारित हैं एक मैक्सिम है, लीगल मैक्सिम, इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूजेट, इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेट। इसका जो शाब्दिक अर्थ है हिंदी में वो यह है कि तथ्य की अज्ञानता अपराध से दोष मुक्ति का एक आधार है, लेकिन विधि की अज्ञानता नहीं। और संक्षेप में इस प्रिंसिपल का, इस लीगल मैक्सिम का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति तथ्यात्मक भ्रांति के कारण, तथ्यात्मक भूल के कारण, परंतु सद्भावना पूर्वक कोई आपराधिक कृत्य करता है, तो उसे उस कृत्य के लिए माफ किया जा सकता है, क्षमा किया जा सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति विधि से अनभिज्ञ होने के कारण कोई आपराधिक कृत्य करता है, तो उसे आपराधिक दायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता। अगर कोई ये कहता है कि he does not know law of the land, then he cannot be exonerated from criminal liability। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है BNS की धारा 15। इसका तत्संबंधी प्रावधान है IPC की धारा 77 और BNS की धाराएं 15 और 16 ये जुडिशियल एक्ट, न्यायिक कार्य से संबंधित हैं। तो आइए इन दोनों ही प्रावधानों के
आवश्यक घटकों को हम एक एक करके देखते हैं। आइए धारा 15 के प्रावधानों को हम समझने की कोशिश करते हैं। धारा 15 यह उपबंधित करता है, यह प्रावधानित करता है, यह धारा यह प्रावधानित करती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिक रूप से कार्य करते हुए किसी न्यायाधीश द्वारा किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है, जिसके बारे में उसे सद्भावपूर्वक विश्वास है कि उसके पास वह है या जो उसे विधि द्वारा दी गई है। तो न्यायिक रूप से कार्य करते हुए का अर्थ है व्हाइल एक्टिंग जुडिशरी। सद्भावपूर्वक, जैसा कि हमने अभी देखा, गुड फेथ। तो ऐसी कोई भी बात अपराध नहीं है जो न्यायिक रूप से कार्य करते हुए किसी न्यायाधीश द्वारा, किसी जज द्वारा, किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है, जिसके बारे में उसे सद्भावपूर्वक विश्वास है कि उसके पास वह शक्ति है या फिर जो उसे विधि द्वारा दी गई है। आइए इस प्रावधान को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझें तो ये सारी चीजें और ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। उदाहरण स्वरूप, एक न्यायाधीश किसी मामले का फैसला करते समय गलती से 3 वर्ष की कारावास की सजा सुना देता है, जबकि कानूनन अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान है। यदि न्यायाधीश ने सद्भावपूर्वक कार्य करते हुए ऐसा किया है तो उसका यह कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। He will not be liable criminally for such act। तो मैं आशा करता हूं इस उदाहरण के माध्यम से धारा 15 के प्रावधान और भी ज्यादा स्पष्ट हुए होंगे आप सब लोगों को। आइए आगे बढ़ते हैं। धारा 16 वो धारा 15 का ही एक्सटेंशन है। तो आइए धारा 16 के प्रावधानों को हम समझते हैं। कोई बात, धारा 16 यह उपबंधित करती है कि कोई बात जो किसी न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में, निर्णय या आदेश यानी कि जजमेंट और ऑर्डर के अनुसरण के का अर्थ है इन परसुएंस ऑफ। तो कोई बात जो किसी न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाए या उसके द्वारा अधिदिष्ट हो, यानी कि मतलब वारंटेड, यदि वह उस निर्णय या आदेश के प्रवृत्त रहते की जाए, यानी कि जब तक वो निर्णय या आदेश लागू है तब तक की जाए, तो उस दशा में वह बात अपराध नहीं है, भले ही उस न्यायालय को ऐसा निर्णय या आदेश देने की अधिकारिता न रही। Even though such court is not empowered to pass such order or judgment, परंतु यह तब जबकि वह कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि उस न्यायालय को वैसी अधिकारिता थी। लेकिन इसके लिए एक आवश्यक शर्त यह भी है कि जो यह कार्य कर रहा है वह सद्भावपूर्वक विश्वास कर रहा है। He believes in good faith that the court was empowered to do so। न्यायालय को वैसी अधिकारिता प्राप्त थी। तो ये जो प्रावधान है, इसके जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हम लोग समराइज कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु है इस प्रावधान के संबंध में, धारा 16 संबंध में, वो ये है कि यह धारा कार्यकारी अधिकारियों, पुलिस बल, क्लर्क और अन्य व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करती है जो न्यायालय के आदेशों का पालन करते हैं। भले ही आदेश जारी करने वाली न्यायालय के पास उस समय कोई अधिकार क्षेत्र न हो, बशर्ते कि आदेश अभी भी लागू हो
यानी कि प्रवृत्त हो, उसको अपास्त न किया गया हो, रद्द न किया गया हो, उसको क्वॉश न किया गया हो, सेट असाइड न किया गया हो। और वो जो व्यक्ति है जो यह कार्य कारित कर रहा है, वह यह सद्भाव पूर्वक विश्वास करता हो, गुड फेथ में, ही बिलीव्स इन गुड फेथ, कि न्यायालय के पास उक्त अधिकार था, ऐसा आदेश पारित करने का, ऐसा निर्णय पारित करने का अधिकार था। अगर ये सारे घटक, अगर ये सारी शर्तें पूरी होती हैं तो उस व्यक्ति को धारा 16 के अंतर्गत, भारतीय न्याय संहिता की धारा 16 के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्ति मिल सकती है। इस प्रावधान को एक उदाहरण के माध्यम से भी हम समझेंगे तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी। तो एक पुलिस, उदाहरण स्वरूप एक पुलिस अधिकारी न्यायालय के वारंट के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है। बाद में यह पाया जाता है कि न्यायालय को ऐसा वारंट जारी करने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन चूंकि अधिकारी का मानना था कि वारंट वैध था और उसने सद्भावना पूर्वक उक्त कार्य किया, इसलिए उसके विरुद्ध कोई आपराधिक दायित्व नहीं बनता है, नहीं सृजित होता है। तो मैं आशा करता हूं इस उदाहरण के माध्यम से भी धारा 16 के प्रावधान आप सब लोगों को स्पष्ट हुए होंगे। अब जो अगली महत्वपूर्ण धारा है वो है धारा 18, बीएनएस की धारा 18, और इस धारा का जो तत्संबंधी प्रावधान है वो आईपीसी की धारा 80। रिस्पॉन्डिंग प्रोविजन जो है बीएनएस के सेक्शन 18 का, 18 का, वो है आईपीसी का सेक्शन 80। तो ये बात करता है एक्सीडेंट की, जनरल एक्सेप्शन ऑफ एक्सीडेंट, दुर्भाग्य, दुर्घटना। तो आइए देखते हैं इस धारा के प्रावधानों को, हम समझने की कोशिश करते हैं। कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से, दुर्घटना का अर्थ है एक्सीडेंट, दुर्भाग्य कहेंगे मिसफॉर्च्यून, तो कीवर्ड यूज्ड है स्टैट्यूट में। जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना, यानी कि विदाउट क्रिमिनल इंटेंट, विदाउट क्रिमिनल नॉलेज, विधिपूर्ण रीति से, विधिपूर्ण साधनों द्वारा और उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है। तो रीति जो क्या होनी चाहिए, वो विधिपूर्ण होनी चाहिए, मैनर शुड बी लीगल। साधन क्या होना चाहिए, वो भी विधिपूर्ण होना चाहिए, मीन्स शुड ऑल्सो बी लीगल। और उचित सतर्कता और सावधानी, इसका अर्थ है ड्यू केयर एंड अटेंशन। और इसके साथ ही साथ विधिपूर्ण कार्य भी होना चाहिए, द एक्ट शुड ऑल्सो बी लीगल। जब ये सारी बातें, जब ये सारी शर्तें पूरी हो जाएंगी, तो अगर ये सारी शर्तें पूरी होती हैं तो धारा 18 के प्रावधान लागू हो जाएंगे, और ऐसी अगर कोई बात है तो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगी। तो यह धारा किसी व्यक्ति को आपराधिक दायित्व से मुक्त करती है यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं। वो शर्तें क्या हैं? जो कार्य था वो वैध था, विधिक कार्य था, विधिपूर्ण कार्य था, विधिपूर्ण तरीके से, विधिपूर्ण साधनों का उपयोग करके यह कार्य किया गया था। व्यक्ति ने जो इस डिफेंस को प्लीड कर रहा है, जो इस अपवाद का लाभ लेना चाहता है, उसने उचित सावधानी और सतर्कता से काम किया, यानी कि he acted with due care and attention।
और इन सब के बावजूद जो परिणाम है वो दुर्घटनावश हो गया या दुर्भाग्यवश हो गया, was caused because of an accident or because of some misfortune। और उसके साथ ही साथ कोई आपराधिक आशय भी नहीं था या फिर कोई आपराधिक जानकारी भी नहीं थी। There was no criminal intent, there was no criminal knowledge। अगर ये सारी शर्तें पूरी होती हैं तो धारा 18 भारतीय न्याय संहिता के प्रावधान लागू हो जाएंगे। आइए ये जो प्रावधान है, धारा 18 के जो प्रावधान हैं उनको हम एक उदाहरण के माध्यम से भी समझते हैं। उदाहरण स्वरूप एक पुलिस अधिकारी फायरिंग रेंज में अभ्यास कर रहा है। पूरी सावधानी बरतने के बावजूद एक गोली उछलकर एक राहगीर को लग जाती है। क्योंकि अधिकारी ने वैध तरीके से और बिना किसी आशय के काम, आपराधिक आशय के काम किया था, क्योंकि अधिकारी ने वैध तरीके से और बिना किसी आपराधिक आशय के काम किया था, इसलिए यह एक दुर्घटना है, अपराध नहीं। और इसीलिए धारा 18 के प्रावधानों के अंतर्गत उस अधिकारी का कोई आपराधिक दायित्व नहीं सृजित होगा, नहीं बनेगा। अब जो अगला महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है बीएनएस की धारा 19 और इसका जो करेस्पॉन्डिंग प्रोविजन है वो है आईपीसी की धारा 81। और ये जो प्रावधान है वो आपराधिक विधि में, क्रिमिनल लॉ में आवश्यकता के सिद्धांत का एक उदाहरण है, एक उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी। तो आइए ये जो धारा 19 है उसके प्रावधानों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो धारा 19 यह उपबंधित करती है, यह प्रावधानित करती है कि कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए की गई है कि उससे अपहानि कारित होना संभाव्य है। हार्म मे बी कॉज्ड। यदि वह अपहानि कारित करने के किसी आपराधिक आशय के बिना और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अपहानि के निवारण या परिवर्जन करने के प्रयोजन से सद्भाव पूर्वक की गई। तो जो दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो है अपहानि के निवारण या परिवर्जन। निवारण का मतलब प्रिवेंशन और परिवर्जन का मतलब टू अवॉइड। तो फॉर प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अनदर हार्म, अगर वो ऐसा कर रहा है और बिना किसी आपराधिक आशय के कर रहा है, किसी क्रिमिनल इंटेंट के बगैर कर रहा है, तो वो धारा 19 के अन्य आवश्यक घटक भी पूरे हो रहे हैं, धारा 19 की अन्य आवश्यक शर्तें भी पूरी हो रही हैं, तो उस परिस्थिति में वो जो व्यक्ति विशेष है, वो जो पर्टिकुलर पर्सन है, उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी, उसका आपराधिक दायित्व सृजित नहीं होगा। तो आइए ये जो प्रावधान है उसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। एक व्यक्ति, उदाहरण के लिए कि एक व्यक्ति जलते हुए घर में फंसे एक बच्चे को देखता है। वह बच्चे को बचाने के लिए खिड़की तोड़ देता है। He is causing harm. The harm is to the property। वह जानता है कि इससे संपत्ति का नुकसान होगा, लेकिन उसका आशय क्या है? उसका आशय है गुड फेथ में किसी की जान बचाना, उस बच्चे की जान बचाना, न कि नुकसान पहुंचाना। और इसीलिए उसका यह कृत्य धारा 19 बीएनएस के अंतर्गत क्षम्य है। तो उसका आशय यह नहीं कि वो खिड़की तोड़ के भाग जाए, उसका आशय यह है वह सद्भाव पूर्वक इस बात के लिए वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उस बच्चे की जान बच जाए जो इस एग्जाम्पल में, इस उदाहरण में उस घर में उस जलते हुए घर में फंसा।
तो मैं आशा करता हूं कि इस उदाहरण के माध्यम से भी आप सब लोगों को धारा 19 बीएनएस के प्रावधान और ज़्यादा स्पष्ट हुए होंगे और ज़्यादा क्लियर हुए होंगे। अब दो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, वो हैं शिशु के कार्य से संबंधित, यानी कि एक्ट ऑफ चाइल्ड। तो पहला जो प्रावधान है शिशु के कार्य से संबंधित, वो है बीएनएस की धारा 20, जिसका तत्संबंधी प्रावधान है, करस्पॉन्डिंग प्रोविजन है आईपीसी की धारा 82, आईपीसी का सेक्शन 82। तो ये जो बीएनएस की धारा 20 है वह संबंधित है 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के कार्य से। एक्ट ऑफ चाइल्ड बिलो 7 years ऑफ एज। आइए ये धारा क्या प्रावधानित करती है उसको हम देखते हैं। कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाए। तो बिल्कुल ये डिक्लेयर है, इज अ कंप्लीट डिफेंस। ये डिक्लेरेटरी प्रोविजन है और पूर्णतया आपराधिक दायित्व से ऐसा शिशु मुक्त है जो 7 वर्ष से कम आयु का है। और ये जो धारा है ये डोली इनकैपेक्स के सिद्धांत पर आधारित, जिसके अनुसार 7 वर्ष से कम आयु का शिशु अपराध कारित करने में सक्षम माना ही नहीं जाता। लीगली ये माना जाता है कि वह अपराध कारित करने में सक्षम ही नहीं है, तो इसलिए उसको कंप्लीट एक्सोनरेशन दिया जाता है, पूर्णतया उसको आपराधिक दायित्व से मुक्त कर दिया जाता है। तो ये जो धारा 20 है वो, जैसा मैंने अभी बताया, वो डोली इनकैपेक्स के सिद्धांत पर आधारित है। अब शिशु का जो कृत्य है उससे संबंधित जो अगली धारा है वो है धारा 21 बीएनएस की, जिसका तत्संबंधी प्रावधान है, करस्पॉन्डिंग प्रोविजन है आईपीसी की धारा 83। तो ये संबंधित है, ये प्रावधान संबंधित है, धारा 21 संबंधित है 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य। तो कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के ऐसे शिशु द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके। यानी कि इसमें एज का एक ब्रैकेट है, यानी फ्रॉम 7 years टू 12 years। अगर 7 साल से 12 वर्ष, 7 वर्ष से 12 वर्ष तक का कोई शिशु है, तब ये एग्जामिन करना पड़ेगा कोर्ट को, ये कोर्ट को देखना होगा कि क्या उसकी समझ परिपक्व है या फिर अपरिपक्व है, वेदर ही हैज मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग और ही इज हैविंग इमेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किस बात की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कि मेच्योरिटी किस संबंध में होनी चाहिए, कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके। What is the nature of his conduct? What are the consequences of his conduct? अगर इन दोनों बातों का वो निर्णय कर सकता है तो ये समझा जाएगा कि वो परिपक्व समझ वाला शिशु है, परिपक्व समझ वाला बालक है। लेकिन अगर इन दोनों ही बातों का वह निर्णय नहीं कर सकता, अपने आचरण की प्रकृति के बारे में वह निर्णय नहीं ले सकता, को समझ नहीं है, अपने आचरण के परिणामों के बारे में वह निर्णय नहीं ले सकता, तो फिर यह माना जाएगा कि वह अपरिपक्व समझ वाला शिशु। और अगर वह अपरिपक्व समझ वाला शिशु है तो डोली कैपेक्स के सिद्धांत पर उसे क्रिमिनल लायबिलिटी से मुक्त कर दिया जाएगा, आपराधिक दायित्व से मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला
अपवाद है वो है चित्त विकृति, यानी कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। तो आइए, ये जो धारा है, ये जो धारा 22 है, जो संबंधित है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से और जिसका करस्पॉन्डिंग प्रोविजन है आईपीसी की धारा 84, 84, सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी, उसके प्रावधानों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बीएनएस की धारा 22 यह उपबंधित करती है कि कोई भी कार्य अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो ऐसा करते समय चित्त विकृति यानी कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण, बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है। तो तीन बातें। पहला ये कि ही इज सफरिंग फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, वह चित्त विकृति से पीड़ित है और वह कार्य की प्रकृति समझने में असमर्थ है, या फिर वह यह जानने में असमर्थ है कि वह जो कुछ कर रहा है वह दोषपूर्ण है या फिर वह जो कुछ कर रहा है वह विधि के प्रतिकूल है, यानी कि दैट इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ। तो इस प्रावधान से एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो प्रावधान है इसकी नींव एम नॉर्टन नियमों पर आधारित है, जो एम नॉर्टन केस में स्थापित किए गए थे। आइए, ये जो प्रावधान है इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से भी समझते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक स्किज़ोफ्रेनिक व्यक्ति है जिसे ये लगता है कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है और वह मतिभ्रम में, डिल्यूजन के कारण, मतिभ्रम यानी डिल्यूजन के कारण उस व्यक्ति पर चाकू से वार कर देता है। अगर यह साबित हो जाता है कि मानसिक बीमारी के कारण वह यह नहीं समझ पाया कि उसका कृत्य गलत था या विधि विरुद्ध था, तो उसके विरुद्ध कोई आपराधिक दायित्व सृजित ही नहीं होता है, बनता ही नहीं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, अगला जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है भारतीय न्याय संहिता की धारा 23, जो इसका तत्संबंधी प्रावधान है, करस्पॉन्डिंग प्रोविजन है आईपीसी की धारा 85, 85। ये जो धारा 23 है बीएनएस की, वो संबंधित है अनैच्छिक मत्तता या फिर इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन से। तो आइए इस धारा के प्रावधानों को हम समझने की कोशिश करते हैं। यह धारा उपबंधित करती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय मत्तता के कारण, बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है। He is incapable to know the nature of his act or that what he is doing is contrary to law or what he is doing is wrong। अगर ये तीनों ही चीजें हैं, तीनों में से कोई एक चीज है और वो ऐसा मत्तता के कारण कर रहा है, इंटॉक्सिकेशन के कारण कर रहा है, और वो जो चीज है जिससे मत्तता हुई थी उसको उसके ज्ञान के बिना या फिर इच्छा के विरुद्ध दी गई थी, तो उस परिस्थिति में वो जो है क्रिमिनली लायबल नहीं होगा, वो उसका आपराधिक दायित्व सृजित नहीं होगा, आपराधिक दायित्व उस व्यक्ति का नहीं बनेगा। अब ये जो धारा है इसके प्रावधान को अगर हम एक उदाहरण के माध्यम से समझें तो चीज़ें और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएंगी।
तो आइए समझते हैं। उदाहरण के लिए एक को अनजाने में उसके दोस्तों ने जूस में शराब मिलाकर पिला दी। नशे की हालत में वह किसी की हत्या कर देता है, लेकिन उसे इस कृत्य की कोई समझ नहीं होती। अगर यह साबित हो जाता है कि उसका ऐसा कोई आशा नहीं था और नशा अनैच्छिक था, यानी कि इनवॉलेंट्री था, तो उसे धारा 23 बीएनएस के अंतर्गत बरी किया जा सकता है। धारा 23 बीएनएस के प्रावधानों का लाभ प्राप्त हो सकता है और उसे हत्या के आपराधिक दायित्व से मुक्त किया जा सकता है। आशा करता हूं धारा 23 के प्रावधान आप सब लोगों को स्पष्ट हुए होंगे। अगला जो प्रावधान है वो भी मत्तता से संबंधित है, इंटॉक्सिकेशन से संबंधित है, बट दैट इज रिलेटेड विथ वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन। तो धारा 23 जो है वो अनैच्छिक मत्तता यानी कि इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन से संबंधित है। धारा 24 ये स्वैच्छिक मत्तता या अर्थात वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन से संबंधित है। और बीएनएस की धारा 24 इसका जो तत्संबंधी प्रावधान है वो है आईपीसी की धारा 86 सेक्शन 86। तो आइए इस धारा के प्रावधानों को हम समझने की कोशिश करते हैं। यह धारा यह प्रावधानित करती है कि उन दशाओं में जहां की कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता, जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से न किया गया हो, यानी कि एक सर्टेन नॉलेज हो या फिर सर्टेन इंटेंट हो। कोई व्यक्ति जो वह कार्य मत्तता की स्थिति में करता है इस प्रकार बरते जाने के दायित्व के अधीन है, यानी कि ही इज लायबल टू बी डेल्ट विथ एज इफ। तो अगर हम कहें इंग्लिश में ट्रांसलेट करें इस फ्रेज को तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ही इज लायबल टू बी डेल्ट विथ एज इफ, मानो उसे वही ज्ञान था जो उसे होता यदि वह मत्तता में न होता। तो ही इज लायबल टू बी डेल्ट विथ एज इफ he had the same knowledge had he not been intoxicated। जब तक कि वह चीज जिससे उसे मत्तता हुई थी उसे उसके ज्ञान के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध ना दी गई हो, विदाउट हिज नॉलेज अगेंस्ट हिज विल। तो उसे ज्ञान के बिना दी गई हो, उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर ना दी गई है, नहीं दी गई है वह चीज जिससे उसे मत्तता हुई है, तो उसे इसी तरह बरता जाएगा जैसे उसे वही ज्ञान था जो उसे होता यदि वह मत्तता में न होता। उसे ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा, ऐसे ही डील किया जाएगा लीगली जैसे वह इंटॉक्सिकेटेड था ही नहीं। तो पहली बात, ये जो प्रावधान है, ये जो धारा 24 के प्रावधान है, इससे कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने निकल कर आती हैं। पहली बात यह है कि स्वैच्छिक मत्तता कोई बचाव नहीं है। वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन इज नॉट अ कंप्लीट डिफेंस। ये जो है एक तरीके से पूर्णतः ये बचाव का आधार प्रस्तुत नहीं करता, आपराधिक दायित्व से ये पूर्णतः मुक्त नहीं करता है। ये जो प्रावधान है ये एक पार्शियल डिफेंस है, आंशिक रूप से ये आपराधिक दायित्व से मुक्त करता है अपराधी को। यह धारा जो धारा 24 है तब लागू होती है जब अपराध के लिए विशिष्ट आशय या ज्ञान की आवश्यकता होती है और व्यक्ति जो है स्वेच्छा से मत्तता में है और व्यक्ति आवश्यक मेंसरिया मानसिक तत्व न होने के बचाव के रूप में मत्तता का दावा करता है।
तो इन परिस्थितियों में यह धारा लागू होती है और ऐसे मामलों में कानून मत्तता को आपराधिक दायित्व से मुक्ति का आधार नहीं मानता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि धारा धारा 24 बीएनएस की धारा 24 के अंतर्गत जो रिस्पॉन्ड करती है आईपीसी की धारा 86 से, उसके प्रावधानों के अंतर्गत, धारा 24 के प्रावधानों के अंतर्गत अभियुक्त के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा मानो उसे पूरी जानकारी थी जब तक कि मत्तता अनैच्छिक न हो। तो नॉलेज विल बी इम्प्यूटेड ऑन हिम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी वजह से ये जो डिफेंस है, ये जो धारा 24 का डिफेंस है, वो पार्शियल डिफेंस है, आंशिक रूप से किसी व्यक्ति विशेष को यह आपराधिक दायित्व से मुक्त करता है मत्तता के आधार पर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रावधान है वो है बीएनएस की धारा 25, जो करेस्पॉन्ड करता है आईपीसी की धारा 87 से। तो ये जो धारा 25 है बीएनएस की, वह संबंधित है सम्मति से किए गए कार्य से जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। तो आइए इस धारा के प्रावधानों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यह प्रावधान वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया के सिद्धांत पर आधारित है और आपराधिक विधि में वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया के प्रावधान को यह जो है इनकॉर्पोरेट करता है। वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि जो सहमति देता है उसे कोई क्षति नहीं होती। अगर उसका शाब्दिक अर्थ हम समझने की कोशिश करें तो वो ये है कि जो सहमति देता है उसे कोई क्षति नहीं होती। इसको और ज़्यादा एक्सपैंड करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य के जोखिमों को जानते हुए भी स्वेच्छा से सहमति देता है तो वह व्यक्ति विधिक क्षति का दावा नहीं कर सकता। ही कैन नॉट क्लेम लीगल इंजरी। तो लेकिन ये जो प्रावधान है उसके कुछ आवश्यक घटक हैं। ये प्रावधान थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसके प्रावधानों को मैंने बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में लिखा है। तो आइए ये जो धारा है 25 है, उसके महत्वपूर्ण घटकों को, आवश्यक घटकों को हम समझने की कोशिश करते हैं। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को हम जानने समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो एसेंशियल एलिमेंट है वो ये है कि जो पीड़ित व्यक्ति है वह 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का होना चाहिए और जो सहमति है, जो कंसेंट है, वो अभिव्यक्त भी हो सकती है यानी कि एक्सप्रेस भी हो सकती है और विवक्षित यानी कि इम्प्लाइड भी हो सकती है। और जो सहमति है वो नुकसान सहने या नुकसान का जोखिम उठाने के लिए दी जानी चाहिए और नुकसान मामूली होना चाहिए। यदि नुकसान गंभीर है तो सहमति बहुत मायने नहीं रखती कानूनन। और जो कृत्य है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जो कृत्य है उसका उद्देश्य मृत्यु या मृत्यु कारित करना या घोर उपहति पहुंचाना नहीं होना चाहिए। यानी कि मृत्यु कारित करना यानी कि नॉट टू कॉज डेथ,
मृत्यु कारित करने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए और घोर उपहति पहुंचाने का भी उद्देश्य नहीं होना चाहिए। नॉट टू कॉज ग्रीवियस हर्ट, अर्थात कर्ता को यह पता नहीं था कि उसके इस कृत्य से घोर उपहति होने की संभावना है या फिर मृत्यु कारित होने की संभावना भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस प्रावधान का, धारा 25 का। और ये जो प्रावधान है अक्सर इसका जो एप्लीकेशन है वो खेलकूद से संबंधित परिस्थितियों में, कुश्ती आदि के संबंध में इस प्रावधान का उपयोग किया जा सकता है। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगला जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन है, प्रावधान है, वो है बीएनएस की धारा 28। और बीएनएस की धारा 28 का जो करेस्पॉन्डिंग प्रोविजन है वो है आईपीसी की धारा 90। तो बीएनएस की धारा 28 का तत्संबंधी प्रावधान आईपीसी की धारा 90 है। और इस धारा में, बीएनएस की धारा 28 में सम्मति, कंसेंट को डिफाइन किया गया है। तो आइए कंसेंट के डेफिनेशन को हम देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। तो धारा 28 के अनुसार कोई सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है जो इस संहिता के किसी भी भाग द्वारा अभिप्रेत है। विपरीत का मतलब मीन्स। तो कोई सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है जो इस संहिता के किसी भी भाग द्वारा अभिप्रेत है यदि यह क्षति के भय या तथ्य के भ्रम के अधीन दी गई है और कार्य करने वाला व्यक्ति इस बात को जानता है। तो क्षति के भय का मतलब फियर ऑफ इंजरी, तथ्य का भ्रम मिसकॉन्सेप्शन ऑफ फैक्ट। तो अगर कोई सम्मति फियर ऑफ इंजरी की वजह से दी गई है और कार्य करने वाला व्यक्ति इस बात को जानता है कि वो जो सम्मति है क्षति के भय या फिर फियर ऑफ इंजरी की वजह से दी गई है, तो वो सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है जो इस संहिता के किसी भी भाग द्वारा अभिप्रेत है, जिसका अर्थ इस संहिता के किसी भी भाग में दिया गया है। तो अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगला जो महत्वपूर्ण प्रावधान है धारा 28 का, वो यह है कि यदि यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई हो जो चित्त विकृति यानी कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या मत्तता इंटॉक्सिकेशन के कारण सहमति की प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ। सहमति की प्रकृति मतलब नेचर एंड कंसीक्वेंस। He is unable to understand the nature and consequences of his consent। अगर ऐसी बात है तो भी सम्मति वैसी सम्मति नहीं है जो इस संहिता के किसी भी भाग द्वारा अभिप्रेत है। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यह है कि जब तक अन्यथा न कहा गया हो, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, यदि सहमति 12 वर्ष के कम आयु के बच्चे की ली गई हो या द्वारा दी गई हो, तो अगर 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे ने सम्मति दी है तो वो अपने आप ऐसी सम्मति नहीं है जो इस संहिता के किसी भी भाग द्वारा प्रेत है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है बीएनएस की धारा 32 सेक्शन 32 ऑफ बीएनएस विच करस्पॉन्ड्स टू सेक्शन 94 ऑफ आईपीसी। बीएनएस की धारा 32 जिसका तत्संबंधी प्रावधान है आईपीसी की धारा 94। तो ये जो प्रावधान है, ये जो धारा है, वह संबंधित है उस कार्य से जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है।
और ये धारा, यह प्रावधान आपराधिक दायित्व से छूट देती है, मुक्ति देती है, जब ये सारी शर्तें पूरी होती हैं। तो सारी शर्तें कौन सी हैं, आइए देखते हैं। किसी व्यक्ति को तत्काल मृत्यु की धमकी दी जाती है। तत्काल मृत्यु की धमकी मतलब इंस्टेंट डेथ, फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ। और तत्काल मृत्यु का खतरा होना चाहिए, सामान्य अपहानि का नहीं। तो ऐसा नहीं है कि ऑर्डिनरी हार्म हो या फिर जनरल हार्म हो, दैट विल नॉट डू। नॉट ऑर्डिनरी हार्म। ऑर्डिनरी हार्म जो है, सामान्य अपहानि, वो कवर्ड नहीं है इस धारा के प्रावधानों के अंतर्गत। और धमकी जो है वास्तविक होना चाहिए और आसन्न होना चाहिए, बिल्कुल वो मतलब एक तरीके से इमिनेंट होना चाहिए, धमकी इमिनेंट होना चाहिए। लेकिन उसके साथ ही साथ जो व्यक्ति विशेष है जो इस धारा के प्रावधानों के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्ति चाहता है, उसको स्वेच्छा से अपराधियों के साथ संगति नहीं करनी चाहिए। तो व्यक्ति ने स्वेच्छा से अपराधियों के साथ संगति न की हो या जानबूझकर खुद को खतरे में न डाला हो, यह भी बहुत आवश्यक है। और ये जो इस धारा के प्रावधान हत्या और मृत्यु से दंडनीय राज्य के विरुद्ध अपराधों के संबंध में लागू नहीं होते। तो ये अगला जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है बीएनएस की धारा 33, सेक्शन 33 ऑफ बीएनएस, which corresponds to सेक्शन 95 ऑफ आईपीसी। बीएनएस की धारा 33 जिसका तत्संबंधी प्रावधान है इंडियन पीनल कोड की धारा 95, सेक्शन 95। तो आइए इस धारा के प्रावधानों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यह धारा प्रावधानित करती है कि कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि उससे कोई अपहानि कारित होती है या कारित की जानी आशयित है या कारित होने की संभाव्यता ज्ञात है। यदि वह अपहानि इतनी तुच्छ है, इतनी छोटी है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करेगा। तो इसमें जो स्टैंडर्ड है, जो स्तर है, जिसके आधार पे ये प्रावधान बनाया गया है, वो है मामूली समझ और स्वभाव वाले व्यक्ति का स्तर। अगर कोई मामूली समझ और स्वभाव वाला व्यक्ति उस बात की शिकायत नहीं करेगा तो वो बात इस धारा के प्रावधानों के अंतर्गत एक तुच्छ बात मानी जाएगी, एक छोटी बात मानी जाएगी, एक ट्रिवियल एक्ट माना जाएगा। अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस अगर वो कंप्लेन नहीं करेगा, अगर वो इस बात की शिकायत नहीं करेगा, तो फिर उस दशा में कानून ये समझता है कि वो एक तुच्छ बात है और उसका वो जो है नोटिस ही नहीं लेता। तो ये जो धारा है ये एक मैक्सिम पे बेस्ड है। ये मैक्सिम है डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स, जिसका अर्थ है कि कानून छोटी छोटी बातों पर, तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देता। आइए हम आगे बढ़ते हैं और आगे के जो 10 प्रावधान हैं, 10 से 11 सेक्शंस हैं, धाराएं हैं, धारा 34 से लेकर 44 तक, वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रावधान हैं क्योंकि वो प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित है। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से संबंधित, आप ऐसे कहिए, राइट टू प्राइवेट डिफेंस।
तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार ये दिया गया है धारा 34 से लेकर 44 तक। तो आइए हम एक एक करके हम समझते हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से संबंधित प्रावधानों को। जो पहला प्रावधान है वो है बीएनएस की धारा 34, जिसका तत्संबंधी प्रावधान है आईपीसी की धारा 96 सेक्शन 96। और ये एक घोषणात्मक प्रावधान है, डिक्लेरेटरी प्रोविजन है, ये बस डिक्लेयर कर रहा है, घोषणात्मक प्रावधान है। डिक्लेरेटरी प्रोविजन क्या डिक्लेयर करता है, आइए देखते हैं प्रावधान क्या डिक्लेयर कर रहा है। आइए हम समझने की कोशिश। कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग की जाती है। सीधा सीधा, बिल्कुल सीधी सरल भाषा में इसने डिक्लेयर कर दिया, इस प्रावधान ने ये घोषणा कर दी कि कोई भी बात अपराध है ही नहीं अगर वो बात प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में के प्रयोग में की जाती है। तो अतः यदि कोई व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा की सीमाओं के भीतर कार्य करता है तो भले ही उस कार्य से किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान हो, उसकी अपहानि हो, वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता, वह कृत्य, उस व्यक्ति का वह कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। That particular act does not fall under the category of an offense. अब इसी बात का एक्सटेंशन है, धारा 34 के प्रावधानों का एक्सटेंशन है धारा 35। और धारा 35 जो है वो उसका तत्संबंधी प्रावधान है आईपीसी की धारा 97 सेक्शन 35 ऑफ बीएनएस करेस्पॉन्ड्स विथ सेक्शन 97 ऑफ आईपीसी। तो आइए सेक्शन 35 धारा 35 बीएनएस की धारा 35 के प्रावधानों को हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं, समझते हैं। तो धारा 35 यह उपबंधित करती है कि धारा 37 में अंतर्विष्ट निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, यानी सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शंस कंटेन्ड इन सेक्शन 37, इसको अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूं, सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शंस कंटेन्ड इन सेक्शन 37। प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध, किसी भी अपराध के विरुद्ध, ऑफेंसेस, एनी ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, तो मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे, का प्राइवेट डिफेंस। और किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रॉबरी, रिश्ती, मिसचीफ या आपराधिक अतिचार, क्रिमिनल ट्रेसपास की परिभाषा में आने वाला अपराध है, या जो चोरी, लूट, रिश्त या आपराधिक अतिचार करने का प्रयत्न है, या तो एक्चुअली ऑफेंस हो रहा है या फिर उसको करने का अटेम्प्ट हो रहा है, तो अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति, चाहे चल हो या अचल, उसकी प्रतिरक्षा करे। तो इससे ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है वो शरीर के संबंध में भी है, मानव शरीर के संबंध में भी है और संपत्ति के संबंध में भी है। और संपत्ति चल भी हो सकती है, अचल भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है।
तो यह प्रावधान जो है निम्नलिखित की प्राइवेट प्रतिरक्षा की अनुमति देता है: शरीर स्वयं का और किसी दूसरे व्यक्ति का भी, संपत्ति स्वयं की और किसी दूसरे व्यक्ति की भी। विशिष्ट प्रकार के अपराधों के विरुद्ध ये अधिकार प्रदान करता है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रदान करता है यह प्रावधान। मानव शरीर के विरुद्ध कोई भी अपराध हो, और संपत्ति के विरुद्ध कौन से अपराध हो? चोरी, लूट, रिष्ट, आपराधिक अत्याचार या फिर इनमें से कोई भी अपराध करने का प्रयत्न। थेफ्ट, robbery, mischief and criminal trespass or an attempt to commit any one of these offenses. अब अभी धारा 35 में हमने धारा 37 का रेफरेंस देखा। धारा 35 कहती है धारा 37 में अंतर्विष्ट निर्बंधनों के अधीन रहते हुए। तो इसलिए अब यह जरूरी है कि हम धारा 37 के भी प्रावधानों को समझ लें और जान लें। तो आइए अब हम धारा 37 के प्रावधानों को पढ़ते हैं। धारा 37 के जो प्रावधान हैं वो करेस्पॉन्ड करते हैं आईपीसी की धारा 99 के प्रावधान से, अर्थात बीएनएस की धारा 37 का जो तत्संबंधी प्रावधान है वो है आईपीसी की धारा 99। ये जो धारा है वो संबंधित है ऐसे कार्यों से जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं। तो ये जो धारा है यह प्रावधान प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के व्यापक दायरे पर एक परंतु खंड के रूप में कार्य करती है। परंतु खंड का मतलब इट एक्ट्स एज अ प्रोविजो, उसको रेस्ट्रिक्ट कर देती है, निर्बंधित कर देती है। और इसीलिए उसमें ये कहा गया है धारा 35 में कि धारा 37 में दिए गए निबंधनों के अधीन रहते हुए, सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शंस कंटेन्ड इन सेक्शन 37। तो इस फ्रेज से भी बिल्कुल ये क्लियर है कि धारा 37 जो है वो रेस्ट्रिक्टिव है, दैट इज रेस्ट्रिक्टिव इन नेचर। वो निर्बंधित करती है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकारों को कुछ सेंस में, कुछ लिमिटेड सेंस में। आइए किन ग्राउंड्स पर, किन आधारों पर प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को निर्बंधित किया जाता है धारा 37 बीएनएस के अंतर्गत हम समझते हैं। तो पहला है कि किसी लोक सेवक द्वारा, पब्लिक सर्वेंट, किसी लोक सेवक द्वारा सद्भावना पूर्वक किए गए किसी कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा की अनुमति नहीं है, भले ही वह तकनीकी रूप से विधि विरुद्ध हो, जब तक कि उससे मृत्यु या घोर उपहति की युक्त आशंका उत्पन्न न हो। तो अनलेस देयर इज रीजनेबल एप्रीहेंशन, युक्त आशंका का मतलब रीजनेबल एप्रीहेंशन, किस चीज का रीजनेबल एप्रीहेंशन हो? रीजनेबल एप्रीहेंशन हो डेथ का या फिर ग्रीवियस हर्ट का। तो अगर रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ नहीं है, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट नहीं है, तो किसी लोक सेवक द्वारा सद्भावना पूर्वक किए गए किसी कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा की अनुमति नहीं है। और यही प्रतिबंध लोक सेवक के निर्देश पर किए गए कार्यों पर भी लागू होता है। एक्ट्स डन अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। बिल्कुल मैंने स्पष्ट रूप से समझाने की आप सब लोगों की कोशिश की है। तो इसमें दो बातें हैं, पहली बात है एक्ट्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट और दूसरी बात है एक्ट्स डन अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। दोनों ही बातों में समान रूप से ये जो है
ये धारा 37 के रेस्ट्रिक्शंस लागू होते हैं। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, आवश्यक घटक है इस प्रावधान का, वो ये है कि यदि लोक प्राधिकारियों से संपर्क करने का समय हो तो प्राइवेट प्रतिरक्षा की अनुमति नहीं है। अब ये जो प्रतिबंध है धारा 37 का, इसके लिए यह आवश्यक है कि अभियुक्त को यह साबित करना पड़ेगा कि अभियुक्त को यह पता था कि कार्य करने वाला व्यक्ति एक लोक सेवक है या उसके प्राधिकार के अधीन काम कर रहा है। जो व्यक्ति है या तो वह लोक सेवक है, either he is a public servant or he is a person who is acting under the directions of a public servant। ये साबित करना हो। और ये जो धारा 37 है ये प्राइवेट प्रतिरक्षा के दुरुपयोग को सीमित करती है और लोक व्यवस्था को बढ़ावा देती है, आनुपातिकता को बढ़ावा देती है, यानी कि पब्लिक ऑर्डर को इंश्योर करती है, क्योंकि इससे जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है उसके मिसयूज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आनुपातिकता मतलब प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी को बढ़ावा देती है, आनुपातिकता को बढ़ावा देती है, लोक व्यवस्था पब्लिक ऑर्डर को बढ़ावा देती है। ये धारा किसी उद्देश्य से इस धारा को जो है, इस धारा के प्रावधानों को बनाया गया है। अब जो अगला महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है बीएनएस की धारा 38, जिसका तत्संबंधी प्रावधान है आईपीसी की धारा 100। तो ये संबंधित है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने हेतु कब होता है, इस बात से यह धारा संबंधित इत्यादि का खतरा हो। और यह जो धारा है वह ये जो धारा 38 है वो धारा 37 के प्रावधानों के अधीन है। धारा 37 दिए गए निर्बंधनों के अधीन है। इट इज सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शंस कंटेन्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 37। अर्थात ये जो ये अत्यधिक रूप से इसका उपयोग नहीं होना चाहिए। इसका उपयोग सद्भावना पूर्वक कार्य कर रहे लोक सेवकों के विरुद्ध भी नहीं होना चाहिए। तो जो भी निर्बंधन दिए गए हैं, जो भी रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं धारा 37 में, वो इस धारा के उपयोग में भी लागू होते हैं। तो आइए उन परिस्थितियों को देखते हैं, उन अपराधों को हम देखते हैं जिनमें मृत्यु कारित की जा सकती है व्यक्ति विशेष द्वारा। तो पहला है कि मृत्यु की युक्त आशंका हो, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ हो। जो कीवर्ड्स हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करता चलूंगा ताकि आप सब लोगों को समझने में और ज्यादा आसानी हो। रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ। दूसरा है घोर उपहति की युक्त आशंका हो, यानी कि रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट। बलात्संग को रोकने के लिए, तो टू प्रिवेंट द ऑफेंस ऑफ रेप। तो समराइज तरीके से मैंने लिखा है यहाँ, टू प्रिवेंट द ऑफेंस ऑफ रेप। प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा, टू सेटिस्फाई अननेचुरल लस्ट। अगर ऐसी कोई परिस्थिति है तो उस परिस्थिति में भी इस धारा के अंतर्गत दिए गए अधिकारों का उपयोग किया जा सकता है। व्यपहरण या अपहरण को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट किडनैपिंग और एब्डक्शन। सदोष परिरोध को रोकने के लिए, जहां यह आशंका हो कि बच निकलने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं की जा सके। तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट
को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, जब उसको आशंका हो कि लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं की जा सकेगी, इट विल बी डिफिकल्ट टू टेक रिकोर्स ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। अम्ल फेंकने या देने का कृत्य, यानी एक्ट ऑफ थ्रोइंग एसिड और एक्ट ऑफ एडमिनिस्टरिंग एसिड, या फिर अम्ल फेंकने या देने का प्रयत्न, एन अटेम्प्ट टू थ्रो एसिड और एन अटेम्प्ट टू एडमिनिस्टर एसिड, जिससे यह युक्त आशंका कारित हो, यानी कि रीजनेबल एप्रीहेंशन कॉज हो जाए, घोर उपहति कारित हो सकती है, रीजनेबल एप्रीहेंशन हो जाए कि ग्रीवियस हर्ट हो सकता है। तो इन सारी परिस्थितियों में जो व्यक्ति विशेष है उसको धारा 38 ये अधिकार देती है कि वो अपराधी का, असेलेंट की मृत्यु भी कारित कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई अतिचारी मतलब ट्रेस्पासर रात में बंदूक लेकर किसी व्यक्ति के घर में घुस आए और उसे गोली मारने की धमकी दे, तो वह व्यक्ति आत्मरक्षा में उसे गोली मार सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो मेरा एक्सप्लेनेशन था, जिस एक्सप्लेनेशन में मैंने इंग्लिश के कीवर्ड्स को भी इंक्लूड किया और ये उदाहरणों के माध्यम से भी मैंने समझाने की कोशिश की धारा 38 के प्रावधानों को, सारी चीज़ें आप सब लोगों को स्पष्ट हुई होंगी, क्लियर हुई होंगी। अब धारा 39 बीएनएस की, जो करेस्पॉन्ड करती है आईपीसी की धारा 101 से, बीएनएस की धारा 39 का तत्संबंधी प्रावधान है आईपीसी की धारा 101। तो कब ऐसे अधिकार का विस्तार, यानी ऐसे अधिकार का मतलब शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, मृत्यु से भिन्न कोई उपहति कारित करने तक होता है। तो यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्य धारा 38 में सूचीबद्ध 7 गंभीर अपराधों के अंतर्गत नहीं आते हैं, तब वह व्यक्ति मृत्यु नहीं कारित कर सकता, लेकिन धारा 37 के प्रतिबंधों के अनुसार अपनी रक्षा के लिए अन्य कोई भी अपहानि पहुंचा सकता है, जो असेलेंट है, जो हमलावर है उसको। अब जो अगला महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है बीएनएस की धारा 40, जो संबंधित है, जिसका करेस्पॉन्डिंग प्रोविजन है आईपीसी की धारा 102, यानी कि बीएनएस की धारा 40 का तत्संबंधी प्रावधान है आईपीसी की धारा 102। और ये जो प्रावधान है वो संबंधित है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार और उसके प्रारंभ, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रारंभ और उसके बने रहने से। कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस। बना रहना मतलब कंटिन्यूएंस, प्रारंभ अर्थात कमेंसमेंट। किस बात का? राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। तो जो मूल सिद्धांत है, उन सिद्धांतों के अनुसार कानूनी रूप से वास्तविक चोट की आवश्यकता नहीं है, एक धमकी भी पर्याप्त है, एक प्रयत्न भी पर्याप्त है प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के एक्सरसाइज के लिए एक धमकी भी पर्याप्त है, एक प्रयत्न भी पर्याप्त है। यह अचानक, ये जो अधिकार है यह अचानक समाप्त नहीं होता, यह तब तक जारी रहता है जब तक खतरा नहीं समाप्त। जब तक खतरा नहीं टलेगा
तब तक यह अधिकार रहेगा, तब तक ये अधिकार भी नहीं टलेगा। जब खतरा टल जाएगा तभी ये अधिकार भी टलेगा, तभी अधिकार खत्म होगा। उदाहरण के लिए अगर कोई चाकू निकालकर आपको धमकाते हुए आपकी ओर बढ़ता है तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तुरंत शुरू हो जाता है, इमीडिएटली वो कमेंस हो गया, कमेंसमेंट उसका हो गया। और चाकू के आपको छूने से पहले ही वो अधिकार शुरू हो जाता है। परंतु अगर हमलावर भाग जाता है या हथियार गिरा देता है और आगे कोई खतरा नहीं पैदा करता है, महत्वपूर्ण बात है कि आगे कोई खतरा नहीं पैदा करता है, हथियार गिरा देता है, तो उस पर हमला जारी रखना प्राइवेट प्रतिरक्षा के दायरे में नहीं आता है, क्योंकि वो प्रपोर्शनेट एक्सरसाइज ऑफ पावर नहीं है, आनुपातिक नहीं है वो कृत्य उसका। तो मैं आशा करता हूं इस उदाहरण के माध्यम से भी धारा 40 के प्रावधान आप सब लोगों को और ज्यादा स्पष्ट हुए होंगे। अब जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो है बीएनएस की धारा 41, जिसका तत्संबंधी प्रावधान है आईपीसी की धारा 103। ये बताता है, ये धारा 41 बीएनएस की धारा 41 बताती है कि कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का है। When the right to private defense of property extends to cause death of the assailant। अगर मैं इसको सीधे सरल शब्दों में अंग्रेजी में कहूं तो इसमें भी यही कुछ सिद्धांत कॉमन है। तो इसमें एक मूल सिद्धांत यह है कि कानूनन वास्तविक चोट की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक कि एक धमकी या प्रयत्न भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का आह्वान करने के लिए पर्याप्त है। ये जो इस धारा के प्रावधानों के अंतर्गत आप स्वेच्छा से किसी अपराधी की मृत्यु या कोई अन्य क्षति तभी पहुंचा सकते हैं जब आप अपनी या किसी और संपत्ति को, अपनी संपत्ति को या किसी और की संपत्ति को निम्नलिखित गंभीर अपराधों से बचा रहे हैं। तो मृत्यु कारित करने का अधिकार संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के संबंध में कुछ विशिष्ट अपराधों के संबंध में ही है, कुछ विशिष्ट अपराधों से ही संबंधित है। तो वो विशिष्ट अपराध क्या है, विशेष रूप से वो अपराध क्या है, आइए देखते हैं। तो पहला अपराध है लूट, यानी कि रॉबरी। सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व गृह भेदन, हाउस ब्रेकिंग। हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। मानव निवास या संपत्ति की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले भवन, तंबू या जहाज पर आग या विस्फोटक पदार्थ से नुकसान पहुंचा। ह्यूमन हैबिटेशन के लिए या प्रॉपर्टी की कस्टडी के लिए अगर कोई बिल्डिंग, टेंट या वेसल यूज हो रहा है तो उस पर आग या विस्फोटक के माध्यम से बाय मीन्स ऑफ फायर और बाय मीन्स ऑफ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस उस भवन विशेष को, तंबू विशेष को, जहाज विशेष को नुकसान पहुंचाना, ये भी शामिल है धारा 41 के अंतर्गत। चोरी, रिश्ती या गृह अतिचार, थेफ्ट, मिसचीफ एंड क्रिमिनल ट्रेसपास, जहां बचाव न किए जाने पर मृत्यु या घोर उपहति होने की युक्त आशंका हो, यानी कि रीजनेबल एप्रीहेंशन हो, युक्त आशंका हो। किस बात की? मृत्यु की या फिर घोर उपहति की, डेथ की या फिर ग्रीवियस हर्ट की।
और ये कृत्य जो हैं ये धारा 37 के प्रतिबंधों के अंतर्गत ही ये कृत्य किए जा सकते हैं। अब अगला जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, अगला जो महत्वपूर्ण प्रावधान है, वो है भारतीय न्याय संहिता की धारा 42, जिसका तत्संबंधी प्रावधान है आईपीसी की धारा 104। तो ऐसे अधिकार का विस्तार, ऐसे अधिकार का मतलब है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से। तो ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होता है, इस बात से धारा 42 संबंधित है। तो यदि आप अपनी संपत्ति, जो कि चल भी हो सकती है, अचल भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, उसकी रक्षा के लिए निम्न अपराधों से कर रहे हैं, यदि कि आप अपनी संपत्ति की रक्षा निम्न अपराधों से कर रहे हैं, यथा चोरी, थेफ्ट, दृष्टि, मिसचीफ, आपराधिक अतिचार, क्रिमिनल ट्रेसपास, और अपराध धारा 41 में सूचीबद्ध गंभीर अपराधों में से एक नहीं है। और अपराध ऐसा नहीं है कि जो सूचीबद्ध है, जो एनलिस्टेड है धारा 41 के अंतर्गत। तो अपराधी की मृत्यु तो आप कारित नहीं कर सकते इस धारा के प्रावधानों के अनुसार, धारा 42 के प्रावधानों के अनुसार, लेकिन आप कोई अन्य उपहति कारित कर सकते हैं, बशर्ते जो अपहानि है, आप कोई अन्य अपहानि कारित कर सकते हैं, बशर्ते कि जो अपहानि है वो धारा 37 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर हो। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है अधिकार का प्रारंभ, यानी कि कब जो है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रारंभ होता है और कब तक वो बना रहता है। तो आइए हम देखते हैं, इस प्रावधान को भी समझने की कोशिश करते हैं, धारा 43 के प्रावधानों को। और धारा 43 बीएनएस जो है वो उसका जो तत्संबंधी प्रावधान है, करेस्पॉन्डिंग प्रोविजन है, वो है आईपीसी की धारा 105। तो आइए धारा 43 बीएनएस के प्रावधानों को हम समझने की कोशिश करते हैं। अधिकार कब प्रारंभ होता है, पहले हम ये समझते हैं। संपत्ति को खतरे की युक्त आशंका होने पर यह अधिकार प्रारंभ हो, यानी कि रीजनेबल एप्रीहेंशन हो, रीजनेबल एप्रीहेंशन हो, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द प्रॉपर्टी। अगर ये परिस्थिति है तो ये अधिकार जो है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, ये शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। और संपत्ति संबंधी अपराध होने का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। अगर केवल युक्त आशंका है, रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि कोई आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, वो हार्म कर सकता है या उसको चुरा लेगा, तो उसकी प्रतिरक्षा का अधिकार प्रारंभ हो जाता है। उदाहरण स्वरूप, अगर कोई रात में आपकी जो बाउंड्री है उसको, आपकी मान लीजिए आपका जो प्रेमाइस है उसकी बाउंड्री फांद कर आपकी खड़ी कार, आपकी कार जो पार्क्ड है उसकी ओर सरिया लेकर आता है, तो आपकी संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार तुरंत प्रारंभ हो जाता है और कार के वास्तव में क्षतिग्रस्त होने से पहले ही ये अधिकार शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एक्चुअली डैमेज होना चाहिए, एक्चुअली प्रॉपर्टी को हार्म होना चाहिए, एक्चुअली प्रॉपर्टी को डेंजर होना चाहिए। वास्तव में एक्चुअली
प्रॉपर्टी डैमेज हो ही जानी चाहिए। अगर रीजनेबल एप्रीहेंशन है, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द प्रॉपर्टी है, संपत्ति को खतरे की युक्त आशंका है, इफ देयर इज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द प्रॉपर्टी, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ हार्म टू द प्रॉपर्टी, देन दिस राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कमेंसेस, वो शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। कब? अब ये अपराध पर निर्भर करता है कि ये जो संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है कब तक जारी रहेगा, ये अपराध विशेष पर निर्भर करता है। तो अलग अलग अपराधों में ये अलग अलग समय सीमा तक ये जारी रहता है। तो आइए हम अपराध के अनुसार देखते हैं कि ये कब तक जारी रहता है। तो पहला है कि चोरी के केस में, चोरी के केस में यह तब तक जारी रहता है यह अधिकार जब तक अपराधी संपत्ति लेकर भाग नहीं जाता या सरकारी प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं हो जाती या संपत्ति वापस नहीं मिल जाती। तो अर्थात आप अपनी संपत्ति की तब तक रक्षा कर सकते हैं जब तक वो चोर भाग न जाए या फिर आपको लोक प्राधिकारियों की मदद न पहुंच जाए या फिर आपको अपनी संपत्ति वापस न मिले। तो उदाहरण स्वरूप यदि कोई आपका मोबाइल छीनकर भाग जाता है तो उसका पीछा करने और उसे रोकने का आपका अधिकार तब तक जारी रहता है जब तक वह मोबाइल लेकर भाग न जाए अथवा पुलिस न पहुंच जाए आपके रिकोर्स के लिए, आपकी सहायता के लिए, आपकी मदद के लिए, या फिर आप मोबाइल वापस न पा लें। आशा करता हूं ये क्लियर हुआ होगा कि चोरी के संबंध में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब तक जारी रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं, लूट के संबंध में देखते हैं। तो लूट के संबंध में यह प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक जारी रहता है जब तक अपराधी मृत्यु, उपहति या सदोष अवरोध कारित करता है या ऐसा करने का प्रयत्न करता है। या तत्काल मृत्यु, इंस्टेंट डेथ, उपहति या अवरोध का भय बना रहता है, फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ हो, फियर ऑफ इंस्टेंट ग्रीवियस हर्ट हो। तो फिर उस परिस्थिति में भी अगर अपराध जो कारित हो रहा है अगर वो लूट का अपराध है तो उस परिस्थिति में ये जो संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है वो बना रहेगा। उदाहरण स्वरूप यदि कोई आपकी गर्दन पर चाकू रखकर आपका पर्स यानी बटुआ मांगता है और उसके बटुआ लेने के बाद भी चिल्लाने पर आपको चाकू मारने की धमकी देता है तो आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उस धमकी के समाप्त होने तक जारी रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत ही मतलब सिंप्लीफाइड तरीके से इसमें जो है समझाया गया है कि लूट के अपराध के संबंध में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कब तक जारी रह सकता है। आपराधिक अतिचार या रिष्टि, क्रिमिनल ट्रेसपास या मिस्चीफ, जब तक अपराधी कृत्य करता रहता है तब तक जारी रहता है। तो जब तक आपराधिक अतिचार का कृत्य होता रहेगा तब तक जो है ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस भी चलता रहेगा, जारी रहेगा। लेकिन आप बल का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब अतिचारी या तोड़फोड़ करने वाला आपकी संपत्ति पर मौजूद हो या रिष्टि कर रहा हो, मिस्चीफ कर रहा हो। उदाहरण स्वरूप यदि कोई आपके खेत से जाने से इनकार कर रहा है तो आप उसे तभी हटा सकते हैं या रोक सकते हैं जब तक वह ऐसा कर रहा हो। एक बार जब वह चला जाए तो आप उस पर हमला या नहीं कर सकते, आप उसका पीछा भी नहीं कर। तो आशा है कि इस उदाहरण के माध्यम से भी ये प्रावधान और ज्यादा स्पष्ट हुए होंगे, क्लियर हुए होंगे। और जो अगला इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, अगला आवश्यक घटक है धारा 43 बीएनएस का, उसके अनुसार सूर्यास्त के पश्चात, आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, और सूर्योदय के पूर्व
गृह भेदन के विरुद्ध, यानी कि हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, यह अधिकार तब तक बना रहता है जब तक ऐसे गृह भेदन से आरंभ हुआ गृह अतिचार होता रहता है। तो जब तक ऐसे गृह भेदन से, ऐसे हाउस ब्रेकिंग से प्रारंभ हुआ, शुरू हुआ गृह अतिचार यानी कि क्रिमिनल ट्रेसपास जारी रहेगा। तब तक यह अधिकार भी जारी रहेगा। तो आशा है कि जो भी महत्वपूर्ण प्रावधान थे, जो भी महत्वपूर्ण प्रावधान हैं धारा 43 बीएनएस के, वो सब कुछ आप सब लोगों को समझ में आए होंगे, स्पष्ट हुए होंगे। मैंने उपयुक्त उदाहरणों के माध्यम से इन सारे प्रावधानों को आप सब लोगों को समझाने का प्रयास किया है। अब धारा 44 भारतीय न्याय संहिता, इसका जो तत्संबंधी प्रावधान है वो है आईपीसी की धारा 106, सेक्शन 44 ऑफ बीएनएस करेस्पॉन्ड्स विथ सेक्शन 106 ऑफ आईपीसी। और ये धारा जो है ये संबंधित है घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से, जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने का जोखिम है। When there is risk of harm to an innocent person, तो जिस हमले से मृत्यु की आशंका युक्त रूप से कारित होती हो, यानी कि रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ कॉज होता, उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में यदि प्रतिरक्षक ऐसी स्थिति में है, यानी कि जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग कर रहा है वो ऐसी स्थिति में है कि निर्दोष व्यक्ति की अपहानि की जोखिम के बिना, विदाउट इनकरिंग द रिस्क ऑफ हार्म टू एन इनोसेंट पर्सन, उस अधिकार का प्रयोग कार्य साधक रूप से नहीं हो सकता, यानी कि इफेक्टिवली नहीं हो सकता, इफेक्चुअली नहीं हो सकता। कार्य साधक रूप से नहीं हो सकता, इफेक्टिवली या फिर इफेक्चुअली नहीं हो सकता, तो उसके प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार वह जोखिम उठाने तक का है। अगर ऐसी कोई बात है कि वो बिना रिस्क इनकर किए वो अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज ही नहीं कर सकता है, तो विधितः कानूनन उसको ये अधिकार है कि वह जोखिम वो उठा ले। ही इज एंटाइटल्ड टू इनकर दैट पर्टिकुलर रिस्क। अब आइए इस प्रावधान को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, एक उपयुक्त उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि क पर एक भीड़ द्वारा आक्रमण किया जाता है जो उसकी हत्या करने का प्रयत्न कर रही है। वह उस भीड़ पर गोली चलाए बिना प्राइवेट प्रतिरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग कार्यसाधक रूप से नहीं कर सकता, इफेक्चुअली एक्सरसाइज नहीं कर सकता, और वह भीड़ में मिले हुए छोटे छोटे शिशुओं की अपहानि की जोखिम उठाए बिना गोली नहीं चला सकता। तो इस रिस्क को इनकर किए बिना वो जो है अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग, अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर ही नहीं सकता। अगर ऐसी बात है तो यदि वह इस प्रकार गोली चलाने से उन शिशुओं में से किसी शिशु को अपहानि करे तो भी कोई अपराध वह कारित नहीं करता है, क्योंकि परिस्थिति ही ऐसी है। परिस्थिति ऐसी है कि वह भीड़ पर गोली चलाए बिना अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अपने अधिकार को कार्यसाधक रूप से इफेक्चुअली एक्सरसाइज ही नहीं कर सकता, कार्यसाधक रूप से उसका प्रयोग ही नहीं कर सकता। तो आज की क्लास मैं यहीं कंक्लूड करता हूं। आशा है आप सब लोगों को आज की क्लास भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आप सब लोगों को आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
जय हिंद।